प्रीवियस ईयर सी टेट का ये सेट नंबर 2 है, रुक्मणी का सेट है। और आज हम लोग सेट नंबर 2 का क्वेश्चन को समझेंगे। पहले प्रश्न को देखिए, बोला अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो नेशनल कमीशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट मतलब बच्चों का जो राइट है, 60% ऑफ एडोलिसेंस राइट ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल, मतलब 65% जो किशोर बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं अपने स्कूल को एंड कॉलेज, बिकॉज नेशनल कमीशन का ऐसा रिपोर्ट आया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो ऐसा करने का मेन कारण है दे आर फोर्स्ड टू डू हाउस होल्ड कोर्स। ठीक है, हाउस होल्ड कोर्स का मतलब है मेन चीज़ है कि उनको अब मेन चीज़ जो है उनको घर से ही इसको जोर दिया जा रहा है छोड़ने के लेकर। मेन घर का प्रॉब्लम जो है ना, मेन चीज़ है, ये चीज़ बोला है। तो यहाँ ये राइट आंसर यही है, क्योंकि ऐसा नेशनल कमीशन कह रहे हैं। डी होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न को समझिए। द बेसिक पर्पस ऑफ द रिपोर्ट इज टू, इस रिपोर्ट का बेसिक पर्पस क्या है, मेन चीज़ क्या है जो इस रिपोर्ट को लाया गया? तो इस रिपोर्ट का बेसिक पर्पस है कि हाईलाइट द शॉर्ट कमिंग ऑफ द प्रेजेंट फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, मतलब कम क्यों हो रहे हैं, मतलब बच्चे का प्रेजेंट फॉर्म जो उपस्थिति है वो कम क्यों हो रहे हैं। मेन चीज़ इसका पर्पस यही है, बच्चे की उपस्थिति कम क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो ये डी आंसर इसका हो जाएगा। इस रिपोर्ट का मेन पर्पस है, आप एक बार पढ़िएगा पैसे पता चलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शॉर्ट कमिंग ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द राइटर इज, मेन शॉर्ट कमिंग क्या है, मतलब मेन शॉर्ट कमिंग ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू राइटर, मतलब किसको कहा जा रहा है राइटर के अकॉर्डिंग। तो ये जो है आवर फेल्यूर टू इक्विप स्टूडेंट विथ द लाइवलीहुड स्किल, लाइवलीहुड स्कूल के फेल्यूर के कारण ऐसा हमारे फेल्यूर इक्विप है, हम जो है ना हम अपने इक्विपमेंट को फेल्यूर कर स्टूडेंट के प्रति फेल्यूर हो चुका है, और विथ द लाइवलीहुड स्कूल स्किल, साथ में हमारा जो जीवन यापन का जो स्किल है ये फेल्यूरता के कारण ऐसा हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पढ़ाने से जीवन यापन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, मतलब पढ़ लिया सो भी वैसे नहीं रह जाता है, और ना पढ़ा वो भी वैसे नहीं रह जाता है। तो फिर लाइवलीहुड जीवन चलाने के लिए कोई पढ़ाइए नहीं है, तो स्वाभाविक है कि लोग ड्रॉप करेंगे या कम उपस्थित होंगे। कोई फर्क पड़ता तभी ना लोग रेगुलर जाते क्लास। तो ये चीज़ बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू राइटर यही बता रहे हैं कि भाई लाइवलीहुड की मतलब स्किल में कमी है, लाइवलीहुड स्किल नहीं बढ़ पा रहा है, तो कैसे लोग आएंगे स्कूल, ड्रॉप करवे करेंगे। आगे समझ में, मेन चीज़ यहाँ पे यही है। आइए देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है ट्रू फॉल्स। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टेट जो है ना दोनों के दोनों है स्टेटमेंट फॉल्स दिए गए हैं। यहाँ ना तो एक सही है ना तो बोला है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन विल इंड जनरल इनइक्वालिटी, मतलब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है, इकोनॉमिक आर्थिक शक्ति जो है एक महिलाओं को क्या कर रहा है, आर्थिक शक्ति से क्या हो जाएगा, महिला का जेंडर इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, पैसे आ जाने से जेंडर इनइक्वालिटी नहीं ख़त्म होगा, पैसा के कारण नहीं है कि जहाँ पैसा आने से जेंडर इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगा। मतलब महिला की असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब होता है महिला असमानता। तो असमानता क्या ख़त्म हो जाएंगे, पैसा हो जाएंगे। अगर पैसे तौर से सब महिला को मजबूत कर दिया जाए तो क्या असमानता ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये तो सामाजिक मोनोपोली है। समाज ने इसको चाह रहा है कि महिलाएं नहीं, मतलब कम महिलाएं हो, हमको पुरुष ज़्यादा हो। हर कोई माँ यही सोचती है कि हमको बेटा हो,
तो ऐसे परिस्थिति में कैसे ये असमानता को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है, पहला। तो दूसरा बोला है कि लार्ज नंबर ऑफ एडोलिसेंट गर्ल्स, मतलब युवा लड़कियां, बहुत सारे युवा लड़कियां ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल फॉर लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, मतलब फैसिलिटी नहीं है इसलिए लोग छोड़ दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, फैसिलिटी के कारण नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब छोड़ने का बहुत सारे रीज़न है, सामाजिक रीज़न भी है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों के दोनों फॉल्स है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। आइए 125, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द सिमिलर मीनिंग। तो सीता आपको सिर्फ पता है कि किसका सिमिलर मीनिंग पूछा है, रिसिलियंस का। रिसिलियंस जो है क्या अर्थ होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो रिसिलियंस खुद एक प्रकार का लचीले भाव को व्यक्त करता है, तो उसी को फ्लेक्सिबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल। इस बातों को ध्यान रखेंगे, फ्लेक्सिबल इसका राइट आंसर होगा। फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसी का फ्लेक्सिबिलिटी बना देंगे हम, फ्लेक्सिबल को फ्लेक्सिबिलिटी बना देंगे। अब यहाँ पे मेजॉरिटी का मतलब है बहुत संख्या में, बहुत मात्रा में मेजॉरिटी होता है, तो माइनॉरिटी हो जाएगा इसका अपोजिट, कम संख्या में। मेजर का माइनर होता है, ये तो पहले से भी आप पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर मेजर का माइनर। आगे समझो, यहाँ पे बोला है कि क्या कर रहा है कि विच पार्ट ऑफ ए स्पीच ही इज बोल्ड वर्ड, मतलब ये बोल्ड वर्ड जो दिए गए हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आप पढ़े हैं देयर, माई, ये सब एडजेक्टिव में पढ़े हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत। तो पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत, हाँ प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। एक मिनट, देयर वर्क एडजेक्टिव में भी आता है, कॉन्फिडेंस प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आता है। आवर देयर, यहाँ पे एडजेक्टिव होना चाहिए, मिस प्रिंट हो सकता है। हाँ आंसर क्या दे रखा है? आंसर तो प्रोनाउन दिया होगा, दूसर कौन दिया होगा? प्रोनाउन ही होगा। चलो, देयर का प्रयोग प्रोनाउन में भी होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव में भी होते हैं, ठीक है। दे का देयर होता है, याद रखिएगा। दे का दे को हम दे लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये, तो पोसेसिव फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? तो देयर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देयर्स। लेकिन देयर रहेगा तो एडजेक्टिव फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। इस बात को यहाँ ये से लगा रहता तो होता। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्रोनाउन आंसर लगा लीजिए। यहाँ पे बोला है कि कौन ईरर है, ईरर पहचानना है। तो ईरर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ग्रामर, आपका ईरर जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में गलती है। हाँ, अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में क्या गलती है समझ लीजिए। बोला है वाक्य के साथ डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्या है? तो इसमें गलती नहीं है, यहाँ गलती है। आ गया? ये मोर और नोबलर में गलती है, क्योंकि डबल कंपैरेटिव नहीं लगता, ठीक है। तो गलती ये होगा। और ये 2 नंबर किस में लिखा हुआ है? डी में लिखा हुआ है, ये गलती है, ठीक है। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। अकॉर्डिंग टू पैसेज जवाब देना है। व्हाट अकाउंट फॉर द लॉन्ग स्टे ऑफ द राइटर इन द हिल्स। कोई इसका मतलब बता सकते हो क्या है? इसका पूछा क्या है? सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए, अकाउंट फॉर का मतलब है उत्तरदायी या जिम्मेवारी या कारण।
ठीक है। क्या कारण है, वाट अकाउंट का फॉर बोला है, क्या कौन सा कारण है लॉन्ग स्टे ऑफ द राइटर इन द हिल्स, राइटर लंबे समय तक वहाँ पे रहे हिल्स में, क्या कारण है, कौन से किस कारण से रहे हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, अगर जिनको प्रश्न नहीं समझ में आया, अकाउंट फॉर का मतलब है किस कारण से, आगे समझ में। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हीज लव ऑफ वॉकिंग, वो वॉकिंग को लव करता था, इसीलिए ज़्यादातर वो हिल्स में रहे। आगे ना पैसेज में पढ़िएगा तो आपको इसका भाव व्यक्त हो जाएगा। चलिए आइए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। ऑथर डज नॉट इंजॉय, इतना का बात तो आपको पता है कि ऑथर इंजॉय नहीं करते वॉकिंग। अबाउट इन दिल्ली, दिल्ली में उनको वॉकिंग का इंजॉय नहीं होता है, क्योंकि क्या कारण है कि दिल्ली में नहीं, वो हिल्स में ही इंजॉय करते हैं। क्या? क्योंकि इट हैज़ बिकम वेरी कंजेस्टेड, मतलब वहाँ कंजेस्टेड ज़्यादा होता था, इसीलिए दिल्ली में इंजॉय वो नहीं कर पाते, खुला एरिया नहीं मिल पाता। तो आप इसको पढ़ेंगे तो ध्यान चल जाएगा। तो दिल्ली में इंजॉय ना करने का रीज़न यही है। आइए समझते हैं अगले। द लास्ट पैराग्राफ रिवील्स नेचर्स, यहाँ पे बोला है कि अंतिम में जो पैराग्राफ है वो किस नेचर को रिवील किया है, मतलब उजागर किसको किया है। तो अंतिम का जो पैराग्राफ है वो ब्यूटी को उजागर किया होगा, सुंदरता को बताया गया होगा, ये चीज़ ऐसा है वैसा है, ये है, मतलब उसकी ब्यूटी को बताया गया, जो चीज़ के बारे में बताया गया उसकी ब्यूटी को। तो हिल्स की ब्यूटी बताए गए होंगे। ठीक है। हाउ इज ए नेचर लवर रिवार्ड व्हेन ही रीच विलेज ए फ्यू माइल्स फ्रॉम द हिल्स, मतलब बोला गया है कि कैसे एक नेचर को प्रेम करने वाला नेचर लवर रिवार्ड, नेचर को प्रेम करने वाला को कैसे एक रिवार्डेड किया जा सकता है, मतलब उसको कैसे पुरस्कृत किया जाता है जब वे रीच करते हैं, मतलब रीच पहुंचते हैं विलेज ए फ्यू माइल्स फ्रॉम द हिल्स, हिल से कुछ ही दूर रहते हैं, तो उसे कैसे रिवार्डेड किया जाएगा, ये चीज़ बोला गया। तो उसे जो है आपको ध्यान रखना है, ही कम्स अक्रॉस ए माउंटेन ए स्ट्रीम और ए स्प्रिंग। ठीक है, ही कम्स अक्रॉस माउंटेन, वे माउंटेन को क्या करते हैं, पार करते हैं, माउंटेन स्ट्रीम को पार करते हैं और स्प्रिंग को पार करते हैं, यही उनका रिवार्ड होता है। ठीक है, यही उनका रिवार्ड होता है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर मीनिंग, तो ये तो आपको पता है कि क्या पूछा है, ओकेजनली का सिमिलर मीनिंग कौन है। तो ओकेजनली का अर्थ होता है यदा कदा, कभी कभार, इसको ओकेजनली कहते हैं। ठीक है, जो कभी कभी, जैसे ओकेजनली का मतलब होता है कि जैसे हम कोई पर्व मनाते हैं तो कभी कभार ना मनाते हैं, हर रोज़ थोड़ी ना पर्व मनाते, तो उसको हम ओकेजन कहते हैं, और ओकेजनल को ही ओकेजनली बनाया गया है। तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑफेन होगा या सम टाइम होगा। ऑफेन का मतलब अक्सर होता है और सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, तो यही होगा, सम टाइम्स होगा, सिमिलर मीनिंग पूछा है ना। आगे समझ में। रेयरली का मतलब दुर्लभ से होता है, बड़ी कठिनाई से होगा, और फ्रिक्वेंटली का मतलब लगातार होगा। आगे समझ में। किसका पूछा है? हाँ, डिफ़िकल्टी का मतलब कठिनता से हो जाएगा, तो आसानी से होगा इसका। क्या हो जाएंगे? ईजी, ईजी होगा। EASY होता है ईजी का, ऐसी थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया होगा, ईजी होगा। हो गया। डिफ़िकल्टी का मतलब कठिनाई होता है, कठिनाई का मतलब आराम होगा, ईजी। चलिए आगे बोला है
हेयर इन द हिल्स देयर इज ऑलवेज हॉस्पिटलिटी। तो ये हॉस्पिटलिटी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बोला है, ठीक है। हॉस्पिटलिटी जो है, पिटैलिटी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये जो है नाउन है हॉस्पिटलिटी। ठीक है, मतलब हॉस्पिटलिटी मतलब हॉस्पिटल का अस्पताल होता है ना, तो चिकित्सा हॉस्पिटलिटी होता है, ठीक है, चिकित्सा, इसको हम चिकित्सा बोलते हैं, इसीलिए ये नाम है। चिकित्सा नहीं बोलते, अस्पताल बोलते हैं। किसको? हॉस्पिटल को हॉस्पिटलिटी की बात कर रहे हैं। आगे है, अब यहाँ से आपका पैसेज ख़त्म है, आपको जवाब देना है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग। ए लैंग्वेज टीचर है यूजुअली बीइंग हर क्लास बाय गिविंग सर्टेन सिचुएशन, पोसिंग फ्यू क्वेश्चन, शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस etc दिस वर्क। जिसमें टीचर क्या कर रहे हैं कि सर्टेन सिचुएशन में होते हैं, कुछ सिचुएशन में है, जैसे सिचुएशन दिया है पॉइजिंग फ्यू क्वेश्चन, ठीक है, पोसिंग होगा, फ्यू कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, शेयर करते हैं देयर एक्सपीरियंस को। तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं प्री रीडिंग टास्क दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्री रीडिंग टास्क। इसको प्री रीडिंग टास्क के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, टू एक्सेस रीडिंग एबिलिटी एट द प्राइमरी लेवल, ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट। मतलब प्राइमरी लेवल पर जो रीडिंग होगा उसमें क्या मदद होगा, कौन सी मदद किए जाएंगे, ये चीज़ बोला है। अप्रोप्रिएट सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन में कौन है, तो इसमें सबसे अच्छा है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट होगा। रीडिंग एबिलिटी के लिए कॉम्प्रिहेंशन ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखना। रीडिंग एबिलिटी है ना यहाँ, इसलिए। आगे देखिए, बोला है मेजर फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा फोकस करना कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को। टीचिंग टू इज टू, ऐसे टीचिंग को क्या कहा जाएगा, तो ऐसे टीचिंग को प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होगा कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को प्रोवाइड करना होगा, तभी जा कर के आप फोकस ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो पाएगा। मतलब मेजर फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में ज़्यादा फोकस करना आपको है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को, ठीक है, टू लर्नर्स। किसको? लर्नर के लिए, सीखने वाले के लिए, ठीक है, सीखने वाले के लिए आपको कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेंस ज़्यादा प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसके बाद अगला बोला है कि द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द लैंग्वेज। मतलब वह मेथड जो आधारित होगा कोऑर्डिनेशन लैंग्वेज पर एंड फिजिकल मूवमेंट पर, उसको क्या कहेंगे? जो कोऑर्डिनेशन लैंग्वेज पर और फिजिकल मूवमेंट पर आधारित होंगे उसको हम कहेंगे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ फिजिकल मूवमेंट, जो फिजिकल मूवमेंट पर होगा उसको हम क्या कहेंगे, मतलब टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के नाम से उसको जानते हैं। व्हाट आर द प्रीक्यूसाइट्स ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी। मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी का प्रीक्यूसाइट क्या है, और न्यूमरेसी। जो लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है उसका अगर फाउंडेशनल है तो उसका प्रीक्यूसाइट क्या है, तो उसका प्रीक्यूसाइट जो होगा लिसन, स्पीक एंड अर्थमेटिक। प्रीक्यूसाइट का मतलब होता है क्रम। क्या होता है? क्रम क्या है, आगे समझ में। तो क्रम तो पहले सुनना, तब बोलना, तब अर्थमेटिक मतलब अर्थ लगाना, ठीक है, बोलना सुनना तब अर्थ लगाना, ये होगा। आगे ना समझ में। बहुत सारे लोग इसको रीड करना, तो रीड करना पहले नहीं आएंगे, राइट करना पहले नहीं आते हैं।
रीड और राइट पहले नहीं आते, पहले लिसन करना होता है, ठीक है। विद्यार्थी जब जाते हैं तो पहले सुनने का ही कार्य करते हैं, एकाएक रीड करना नहीं लग जाते हैं, एकाएक राइट करना भी नहीं लग जाते हैं। पहले लिसन, तब रीड, तब राइट होता है, इस बात को ध्यान रखना। Which of the following is most appropriate regarding the task we design for the learners to support grammar learning? ग्रामर लर्निंग का मेन सपोर्ट कौन होगा, ये चीज़ बोला गया, कैसा डिज़ाइन किया जाना चाहिए। तो इसको जो डिज़ाइन होगा, इट शुड बी मीनिंगफुल, मतलब मीनिंगफुल डिज़ाइन होना चाहिए, जिसका कुछ और मतलब अर्थ निकालने वाला होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ग्रामर के लिए अच्छा होगा, अच्छा ग्रामर के लिए सपोर्टेबल होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट डैश, क्या नहीं होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में? तो इनहेंस ए स्टूडेंट कॉम्पिटेबली स्कूल, मतलब कम्युनिकेटिव स्किल, कम्युनिकेटिव स्किल ग्रामर से नहीं होता, इस बात को ध्यान, ठीक है। कम्युनिकेटिव स्किल आपको कम्युनिकेट से होता है, न कि ग्रामर से। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं। विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन से सही नहीं है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस? तो इसमें बोला है कि अ गुड टेक्स्ट फॉर द लैंग्वेज क्लास हैज़ रिलीवेंस एंड इंटरेस्ट फॉर द लर्नर्स। एक अच्छा टेक्स्ट ही लर्नर को क्या करेगा, इंटरेस्ट को बढ़ाता है और रिलीवेंस को बढ़ाता है। तो ये गलत है। कोई टेक्स्ट, अच्छा टेक्स्ट दे देने के बाद लर्नर मतलब उसका बढ़ जाता है, लैंग्वेज बढ़ जाता है, लैंग्वेज नहीं बढ़ता उसका, टेक्स्ट से लैंग्वेज बढ़ता ही नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें बोला है ए गुड टेक्स्ट फॉर द लैंग्वेज क्लास इज कल्चरली ओवरलोडेड, ठीक है, ओवरलोडेड मतलब ओवरलोड होता है। ये अच्छा टेक्स्ट जो होगा वो लैंग्वेज वाला वो ओवरलोड होगा और विद्यार्थी उसको ले नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही अच्छे टेक्स्ट दोगे को बढ़िया है तुम पढ़ लेना, उसको समझ नहीं आएगा अच्छा टेक्स्ट, ठीक है। तो ओवरलोड इसको कह सकते हैं। उसके बाद बोला ए गुड टेक्सचुअल कंटेंट शुड कवर ऑल द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, तो ये सही है, उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी होगा, तो बच्चा डायरेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएगा, इसीलिए ये कहीं से भी बोला है कि सही नहीं होगा। तो ये तो बात सही है, लेकिन हमसे बोला है कि कौन ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, तो सत्य आपके सी वाला नहीं है, ठीक है। बोला एक गुड टेक्स्ट इज दैट विच हैज़ द राइट लेंथ, तो ज़्यादातर राइट लेंथ में ही होते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो सब सही है, एगो गलत है, गलत वाले को हमने बता दिया। आइए समझते हैं 144। विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग, बोला है सपोर्ट एंड प्री रीडिंग। प्री रीडिंग को सपोर्ट करने वाला निम्न में से प्री रीडिंग एक्टिविटी को कौन सपोर्ट कर सकता है? तुम लोग बता सकते हो कोई प्री रीडिंग को? क्या यूजिंग पैराग्राफ टास्क या यूजिंग प्रीडिक्शन टास्क, आस्किंग लर्नर टू समराइज द टेक्स्ट, टीचिंग ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर? ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर नहीं होगा अमॉन्ग द प्री रीडिंग। प्री एक्टिविटी टास्क, देखो यूजिंग ए प्रीडिक्शन टास्क सही होगा। आस्किंग लर्नर टू समराइज टेक्स्ट, जो प्री रीडिंग में समराइज करना कहाँ आएगा? उसको अभी जो बच्चा आया है उसको समराइज करने कहाँ आएगा? हाँ, तो प्रीडिक्शन टास्क को ज़्यादा सही होगा। मतलब पूछेंगे कि भाई बताओ कि तुम इसका आंसर बता दो, तो तुम एक कल्पना करो कि भाई इसका आंसर हम जानते हैं, लेकिन ये आपको डायरेक्ट आप क्या करते हैं कि लर्नर्स समराइज द टेक्स्ट समराइज नहीं कर पाएगा, सीखने वाला उसको समराइज नहीं कर पाएगा, ठीक है, कल्पना कर सकता है। आगे देखिए, बोला है द टास्क सच एज
राइटिंग एज ए कैरेक्टर। वैसा टास्क जैसे कि राइटिंग एज ए कैरेक्टर के रूप में और एस्पेक्टर के रूप में ऑफ द एक्शन एंड आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट कम अंडर। किसके अंडर में आएगा ये चीज़ बोला गया? एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन या कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, टेक्स्ट एनालिसिस। तो ये हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ये हो जाएगा एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। कैरेक्टर और ए एस्पेक्टर के लिए एक्स्ट्रापोलेटिव होगा। इन ए लैंग्वेज क्लास पोएट्री का क्या होगा? लैंग्वेज का क्लास पोएट्री के बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं। इंजॉयमेंट वाला सही होगा, ये तो पहले भी जान चुके हैं। बताइए इसका। वाइल एसेसिंग स्टूडेंट, जब बच्चे एसेसिंग कर रहे हो, एसेसिंग स्टूडेंट लैंग्वेज टीचर को बच्चे के एसेसिंग करते समय, एसेसिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, मदद करते समय गेदर इन्फॉर्म अबाउट स्टूडेंट, जो टीचर गेदर करते हैं इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट के लिए, क्या चीज़ करते हैं, क्या चीज़ के लिए गेदर करते हैं, ये चीज़ बोला गया। तो ये गेदर करते हैं यूजिंग ए वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टीचिंग अक्रॉस द स्कॉलस्टिक एंड को-स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स। मतलब अलग अलग चीज़ों को कलेक्ट करना होगा टीचर के लिए। क्या करें? अलग अलग चीज़ों को कलेक्ट करना होगा। तो कौन कौन से चीज़ को कलेक्ट करना होगा यहाँ इसमें दिया हुआ। आइए 48 को समझते हैं। बोला है द टेस्ट दैट डिजाइन टू फाइंड द लर्नर्स। मतलब लर्नर के लिए एक टेस्ट को क्या किया गया है? टेस्ट डिज़ाइन किया गया है। डिफ़िकल्टीज, लर्नर्स डिफ़िकल्टीज के लिए। गैप इन देयर नॉलेज एंड स्किल डिफिशियंसी ड्यूरिंग द कोर्स इज कॉल्ड। ऐसे कोर्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे कोर्स को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट पहले भी कह चुके हैं। ऐसे कोर्स को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहेंगे। 149 में देखिए, हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पोर्टफोलियो असेसमेंट। मतलब पोर्टफोलियो मूल्यांकन के लिए कौन बात सही है? तो पोर्टफोलियो मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो असेसमेंट इज वन ऑफ टाइम असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग के समय ही होता है, तो ये सही है। असेसमेंट जो होता है मतलब मूल्यांकन जो होता है लर्निंग के समय ही होता है, तो ये पोर्टफोलियो के बारे में सही है। यही बोला है कि कौन सही है, और ये हिंदी में भी हमें पेडागोजी में पढ़ाए थे। और लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, बोला है कि इन द ग्रामर क्लास वी शुड फर्स्ट। हमें ग्रामर क्लास में पहले क्या करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए प्रेजेंट द ग्रामर फ्रॉम इन नेचुरल डिस्कोर्स। ठीक है, मतलब उपस्थित करना चाहिए ग्रामर को जो है ना सबसे पहले नेचुरल डिस्कोर्स में उपस्थित करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आप देख लिए हैं। आशा करते हैं कि इस बात को आप समझे होंगे। देख करके इसी तरह क्लियर कर लीजिए पूरे प्रश्न।